दोस्तों नमस्कार। आईएएस हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पर मैं रविरंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि थंबनेल से आप लोग जान चुके हैं कि आज हम लोग आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे। जितने भी युद्ध हम लोग देख रहे हैं इसमें सबसे कॉम्प्लिकेटेड आंग्ल मराठा युद्ध तथा आंग्ल सिख युद्ध ही है। इसीलिए आज के क्लास में हम लोग धीरे धीरे करके पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे सारे चीज़ों को। मैं फ्री हैंड में क्लास लेने जा रहा हूं, आराम से लिख कर बताऊंगा ताकि आप लोग चीज़ों को समझ सके। और सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर क्रोनोलॉजी है, उस क्रोनोलॉजी को ज़रूर समझिएगा। वो क्रोनोलॉजी आपको बहुत मदद करने वाला है एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो आंग्ल मराठा युद्ध से पहले थोड़ा सा मराठा क्या था, मराठों की कैसे उत्पत्ति हुई थी, इस बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो शिवाजी ने एक स्वतंत्र मराठा राज्य का गठन किया था, ठीक है। ये उस समय भारत में सबसे शक्तिशाली राज्य हुआ करता था। छत्रपति के नाम से शासन चलता था। इनके प्रशासन में मदद करने के लिए 8 मंत्रियों का एक समूह होता था। इन 8 मंत्रियों के समूह को अष्टप्रधान कहते थे। ये सवाल पूछा जा चुका है ऑलरेडी, अष्टप्रधान किसे कहते हैं। ये आईएएस, बीपीएससी तथा अन्य एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो सारे चीज़ों को सुनते चलिएगा। 18वीं शताब्दी आते आते छत्रपति कमज़ोर होते गए और मराठा साम्राज्य का असल बागडोर जो है अष्टप्रधान में से एक पेशवा थे, उनके हाथ में चला गया, ठीक है। इन पेशवा में सबसे प्रमुख, सबसे प्रथम जो थे वो बालाजी विश्वनाथ थे, ठीक है। इन्हें मराठों का द्वितीय संस्थापक भी कहा जाता था, ठीक है, द्वितीय संस्थापक। पेशवा में सबसे महत्वपूर्ण पेशवा थे बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम कौन थे? आप लोग बाजीराव मस्तानी से याद कर लीजिएगा। अपने रणवीर सिंह जो थे वही बाजीराव प्रथम थे, ठीक है। तो रणवीर सिंह कौन थे? मूवी आप लोगों ने देख ही रखा है। मूवी यदि नहीं देखा है तो मूवी देख लीजिए एक बार, इंटरटेनमेंट भी हो जाएगा और चीज़ों को समझ भी पाएंगे, ठीक है। तो ये बाजीराव प्रथम, इन्होंने मराठा साम्राज्य को काफ़ी विस्तार तक पहुँचाया। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट शुरू किया जिसे कहा गया हिंदू पद पादशाही। हिंदू पद पादशाही का मतलब क्या है? भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाना। इसके तहत इन्होंने अपने आसपास के राजाओं के साथ मित्रतापूर्ण संबंध रखा, ठीक है। और ये जो हिंदू राष्ट्र बनेगा उसकी सीमा भी इन्होंने तय की। उसकी सीमा इन्होंने तय की अटक से कटक तक। इनके बाद बाजीराव प्रथम के बारे में हमारी चर्चा समाप्त हो जाती है। इसके बाद बालाजी बाजीराव आते हैं। बालाजी बाजीराव ने क्या किया? ये जो हिंदू पद पातशाही का कॉन्सेप्ट था, इस कॉन्सेप्ट को समाप्त कर दिया, ठीक है। और इनके बाद जितने भी राजा आए, जितने भी पेशवा आए, सब ने इस नीति का त्याग कर दिया। नीति का त्याग करने के बाद क्या हुआ कि ये अपने आसपास के जो पड़ोसी राज्य थे उन पे ही हमला करते थे। हमला करने के पीछे का रीज़न क्या होता था? तो हमला करने के पीछे का 2 रीज़न था, चौथ और सरदेशमुखी। ये 2 राजस्व था। राजस्व चौथ किसे बोलते थे? तो कोई भी राज्य अपने राजस्व का 25% अर्थात 1/4 भाग मराठों को देता था, पेशवा को देता था। बदले में मराठा उन्हें सैन्य सुरक्षा देते थे और ये चीज़ें अच्छे से चल रही थी। लेकिन बाजीराव प्रथम के बाद जब बालाजी बाजीराव आया तो उसने क्या किया कि डर से, भयादोहन के माध्यम से ये चौथ और सरदेशमुखी वसूलना शुरू किया। भयादोहन कैसे? तो जो राज्य ये नहीं देता था उसे सैन्य सुरक्षा उपलब्ध कराने के बदले इनके सैनिक उस राज्य पे हमला कर देते थे। मजबूरन उन्हें जो है सो देना पड़ता था चौथ।
सर देशमुखी का मतलब है कि ये बोलते थे मराठा कि हम वंशानुगत रूप से हमें राजस्व वसूलने का अधिकार है, इस वजह से हम राजस्व वसूलेंगे। और ये सर देशमुखी 10% कुल राजस्व का 1/10 तय किया गया था, 1/10। इस वजह से क्या हुआ कि बाजीराव प्रथम के बाद बालाजी बाजीराव के समय से आस पड़ोस के जो हिंदू राजा थे वो मराठों से क्षुब्ध चल रहे थे। इसके बाद हम लोग आते हैं पानीपत के तृतीय युद्ध पे। पानीपत का तृतीय युद्ध बालाजी बाजीराव और अहमद शाह अब्दाली के बीच में होता है। अहमद शाह अब्दाली, इस युद्ध में मराठा पराजित होते हैं। पराजित होने का क्या रीज़न था? यही चौथ और सर देशमुखी पराजित होने का रीज़न था, जिस वजह से जो हिंदू राजा थे वो क्षुब्ध चल रहे थे और उन्हें वो सोच रहे थे कि ये कल पराजित हो, उसके बदले आज ही पराजित हो जाए, जल्दी से जल्दी ये जाए और इनसे हमें मुक्ति मिले। जबकि अहमद शाह अब्दाली ने क्या किया था कि इन्होंने रुहेला के नवाब नजीबुल्ला की सहायता प्राप्त कर ली थी, ठीक है। और नजीबुल्ला ने क्या किया था? अवध के नवाब सुजाउद्दौला, ठीक है, इसके अलावा सादुल्ला खान आदि से मदद दिलवाया था। किसे? अहमद शाह अब्दाली को। और जब अहमद शाह अब्दाली को मदद मिल गया तो निश्चित रूप से ये ताकतवर हो गए और पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा पराजित हो गए। इसके बाद स्थिति ऐसी होती है कि मराठा कमज़ोर हो गए और अब अगला मराठा पेशवा कौन बनेगा? तो अगला मराठा पेशवा बनता है माधवराव। जैसे ही माधवराव पेशवा बनता है वैसे ही मराठों के बीच में विवाद शुरू होने लगता है, ठीक है। विवाद कैसे शुरू होता है? क्योंकि अब लगने लगता है मराठा सरदार को कि मराठा कमज़ोर हो गए हैं और बहुत सारे ऐसे मराठा सरदार थे जो अब अलग होने की बात करने लगे थे। कुछ ऐसे राजा भी थे जो मराठों पे हमला करने लगे थे। लेकिन ये माधवराव जो थे ये समझदार व्यक्ति थे, ठीक है। इन्होंने समझदारी से काम लिया और 4 प्रमुख मराठा सरदार, ठीक है, इन्हें एटोनॉमी, स्वायत्तता दिया गया, स्वतंत्र रूप से शासन चलाने के लिए। स्वतंत्र रूप से शासन चलाने का मामला क्या है? कुछ चीज़ों को छोड़कर, जैसे रक्षा का मामला, ठीक है, रक्षा मतलब सैन्य, विदेश मामला, इस पे तो ये मराठा पे आश्रित होंगे, पर इसके अतिरिक्त और कार्यों के लिए ये मराठा पे आश्रित नहीं होंगे और ये स्वायत्त रूप से शासन कर पाएंगे। ये जो 4 थे ये नागपुर में भोसले थे, बड़ौदा में गायकवाड़ थे, इंदौर में होलकर थे और ग्वालियर में सिंधिया थे, ठीक है। तो ये 4 नाम हमें याद रखना है क्योंकि बहुत आगे भी अभी इनकी ज़रूरत पड़ने वाली है। कैसे कैसे युद्ध होगा अंग्रेज़ों से, उसमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी। और ये जो स्वायत्तता दिया गया 4 सरदारों को, 4 मराठा सरदारों को, इसी चीज़ को मराठा परिसंघ की संज्ञा दी गई, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में कि मराठा परिसंघ से क्या तात्पर्य है, तो मराठा परिसंघ से क्या तात्पर्य है ये आप लोग समझ गए। इस प्रकार से 1761 के युद्ध के बाद तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, माफ़ कीजिएगा, तृतीय पानीपत के युद्ध के बाद जो लग रहा था कि मराठा कमज़ोर हो गए हैं, उस स्थिति को माधवराव ने मैनेज कर लिया। लेकिन माधवराव की अकाल मृत्यु हो जाती है। माधवराव की अकाल मृत्यु के बाद नारायण राव को बनाया जाता है अगला पेशवा, जो माधवराव के छोटे भाई थे, ठीक है। आप लोगों को क्रोनोलॉजी याद है? मैं शुरू से एक बार फिर से बता देता हूँ। बालाजी विश्वनाथ सबसे पहले, उसके बाद बाजीराव प्रथम के बाद बालाजी बाजीराव, ठीक है, उसके बाद माधवराव। आगे का तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है। तो एक बार ये क्रोनोलॉजी आप लोग ध्यान में रखिएगा ना, तो ये मराठा जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड है वो सबसे आसान हो जाएगा। तो नारायण राव को बनाया जाता है अगला पेशवा, मराठा पेशवा। नारायण राव के चाचा थे रघुनाथ राव। रघुनाथ राव ने क्या किया? नारायण राव को मार दिया और खुद पेशवा बन गए। रघुनाथ राव को राघोवा के नाम से भी
जाना जाता है। ठीक है, और पेशवा बनने के बाद ये सूरत की संधि करते हैं बम्बई के गवर्नर के साथ। बम्बई के गवर्नर के साथ ये सूरत की संधि में क्या बात होती है? बात ये होती है कि आप मुझे संरक्षण दीजिए, बदले में मैं जब पेशवा बन ही चुका हूँ तो मैं आपको ढेर सारी रियायतें दूंगा इस मराठा क्षेत्र में। ठीक है, ये कुछ उसी तरह से था जैसे क्लाइव बंगाल में था। ठीक है, जैसे डुप्ले द्वितीय कर्नाटक युद्ध के समय था। आप लोगों को यदि ये चीज़ें याद नहीं आ रही है तो प्लेलिस्ट में जाकर फिर से वीडियो को देख लीजिए, और यदि नोट्स बना रखा है वीडियो को देखकर तो फिर वहाँ से भी चीज़ों को देख सकते हैं। तो सूरत की संधि में यही बात होती है 1775 ईस्वी में। अब हम अपने क्रोनोलॉजी के अगले चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। उस समय 1775 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर था वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, ये हम लोग आ चुके हैं अब प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में। तो बंगाल का गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स था। जब उसे सूरत की संधि के बारे में पता चलता है तो वो उस संधि को खारिज कर देता है और एक पुरंदर की संधि करता है 1776 ईस्वी में। पुरंदर की संधि किसके साथ होती है? तो पुराने माधवराव जो थे, माधवराव के वफादार थे नाना फडणवीस के साथ एक संधि होती है, जिस संधि में ये कहा जाता है कि रघुनाथ राव जो राघोबा है वो पेशवा नहीं होंगे, जबकि माधवराव का जो संतान उत्पन्न होने वाला है, पुराने पेशवा का जो संतान उत्पन्न होने वाला है, उसे हम लोग अगला पेशवा घोषित करते हैं और तब तक हम लोग शासन को चलाएंगे। तो वारेन हेस्टिंग्स क्या करता है? पुरंदर की संधि को स्वीकार कर लेता है और सूरत की संधि को खारिज कर देता है। तब बम्बई का गवर्नर इस बात को लेकर लंदन चला जाता है और लंदन जाकर ईस्ट इंडिया कंपनी से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से बात करता है, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ये कहती है कि सूरत की संधि ही मान्य होगी, पुरंदर की संधि अमान्य हो जाएगी। ठीक है, ये बात हो गई। जब सूरत की संधि मान्य हो गई तो इसी के बाद 1779 ईस्वी में तालगांव में एक लड़ाई होती है, जिस लड़ाई में कंपनी पराजित हो जाती है। ठीक है, 1779 ईस्वी में ही बड़गांव की संधि की जाती है। बड़गांव की संधि हो गई और इस संधि के बाद ये कह दिया जाता है कि युद्ध के दौरान जो भी मराठा क्षेत्र अंग्रेज़ों ने छीना था उसे वापस लौटा दिया जाए। ठीक है, इस बात से क्रोधित होकर प्रतिशोध लेने के लिए ये एक अपमानजनक संधि था। अपमानजनक संधि के बाद वारेन हेस्टिंग्स फिर से हमला करता है मराठों पे, लेकिन उसमें भी वो पराजित होता है और फिर मराठों के साथ सालबाई की संधि होती है और सालबाई की संधि के साथ युद्ध समाप्त हो जाता है। ये 1782 ईस्वी में सालबाई की संधि होती है, ये ध्यान में रखिएगा। इस संधि में एक ही बात होता है कि माधव नारायण राव को पेशवा स्वीकार कर लिया गया है या कर लिया जाता है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पे हार का क्या कारण है? यहाँ पे दो बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये वो समय है जब ईस्ट इंडिया कंपनी एक ही साथ मैसूर से, हैदराबाद से और मराठा से तीनों से लड़ रहे थे, जो कंपनी के पॉलिसी के खिलाफ था। ठीक है, तो इन्हें हारना था। इस वजह से ये सलवाई की संधि करके मराठा के साथ तो युद्ध समाप्त कर लेते हैं, लेकिन मैसूर के साथ अपना युद्ध आगे चलाते रहते हैं। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध इस समय चलता रहता है 1780 से लेकर 84 तक। दूसरी बात, आपने यहाँ पे देखा कि बंगाल के गवर्नर की बात को काट दिया गया। ठीक है, बंगाल के गवर्नर के बात को काट कर बम्बई के गवर्नर के बात को, यानी कि सूरत की संधि को फिर से वरीयता दे दिया गया। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। इसमें एक ये ड्रॉबैक था। ठीक है, तो इस ड्रॉबैक को दूर करने के लिए 1781 ईस्वी में एक और संशोधन एक्ट लाया गया, जिसके तहत ये कह दिया गया कि बंगाल के गवर्नर के अधीन होंगे बम्बई के और मद्रास के गवर्नर। ये इसीलिए कहा गया क्योंकि आप देख रहे होइएगा कि इस विवाद की वजह से, पुरंदर की संधि और सूरत की संधि के विवाद की वजह से अंग्रेज़ों को फजीहत झेलनी पड़ी थी। ठीक है, तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की कहानी यहाँ पे समाप्त होती है। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग समझ पा रहे होइएगा। आते हैं द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध पे।
प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स। द्वितीय में कौन है? लॉर्ड वेलेजली। ठीक है, इस समय क्या होता है? बसीन की संधि होती है। बसीन की संधि किसके साथ होता है? बाजीराव द्वितीय के साथ। ये बाजीराव द्वितीय कौन है? ये हमारे लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। तो बाजीराव द्वितीय राघोवा जो थे, राघोवा का पुत्र है बाजीराव द्वितीय। बसीन की संधि 1802 ईस्वी में होता है। कुछ वर्ष आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसीलिए उस वर्ष को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब क्या था? अभी तक की जो पृष्ठभूमि थी, उस पृष्ठभूमि के हिसाब से अलग अलग 4 मराठा सरदार स्वायत्ततापूर्वक काम कर रहे थे, अपना शासन चला रहे थे और मराठा कमज़ोर हो गए थे। फिर भी सलबाई की संधि के बाद लगभग 20 वर्षों के लिए स्थिति सम्मानजनक तरीके से चलता रहा। पर बसीन की संधि के पीछे की पृष्ठभूमि ये है कि सिंधिया के बहकावे में आकर पेशवा ने होलकर के भाई की हत्या करवा दी। जब होलकर के भाई की हत्या हो जाती है तो होलकर सिंधिया और बाजीराव द्वितीय दोनों पर हमला कर देता है। जब बाजीराव द्वितीय दोनों पे हमला होता है तो बाजीराव बसीन में जाकर अंग्रेज़ों से शरण मांगता है और जब अंग्रेज़ों से शरण मांगता है तो वहीं पे एक बसीन की संधि की जाती है। ठीक है, ये बसीन की संधि कुछ और नहीं, एक सहायक संधि है। सहायक संधि क्या है, इसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन अभी नहीं। जब गवर्नर जनरल पढ़ेंगे और गवर्नर जनरल पढ़ने के दौरान लॉर्ड वेलेजली को पढ़ेंगे, तब इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब इससे पहले एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, हम लोग 4 लोगों को पढ़े थे, भोसले, सिंधिया, होलकर और चौथा था गायकवाड़। गायकवाड़ पहले ही अंग्रेज़ों से जाकर मिल जाता है और अंग्रेज़ों के साथ संधि कर लेता है, तो इसीलिए गायकवाड़ के साथ न कोई युद्ध होता है, न किसी प्रकार की संधि होती है। जबकि भोसले, सिंधिया और होलकर तीनों अलग अलग अंग्रेज़ों के साथ लड़ते हैं। भोसले लड़ते हैं देवगांव में और हारने के बाद देवगांव की संधि होती है। सिंधिया जो है सुरजी अर्जनगढ़ में लड़ते हैं और वहाँ पे फिर संधि होती है। ऐसे ही होलकर के द्वारा संधि राजपुर घाट में किया जाता है। ये आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है और इसमें एक सवाल बनने की संभावना हमेशा बनी रहती है कि निम्नलिखित में से किससे अंग्रेज़ों ने सहायक संधि नहीं की थी। आपके ऑप्शन में दे दिया जाएगा भोसले, सिंधिया, होलकर और गायकवाड़। तो ये गायकवाड़ जो है वो सही आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गायकवाड़ के साथ कोई संधि नहीं की गई थी। क्लियर है? तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध यहाँ पे समाप्त हो जाता है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, इसमें कुछ भी बहुत ज़्यादा समझने के लिए नहीं है, बहुत छोटी सी कहानी है। इस समय गवर्नर जनरल होते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में मराठा को कहा जाता है, पेशवा को कहा जाता है। उस समय पेशवा कौन है? बाजीराव द्वितीय ही है। सहायक संधि तो हो चुका है, लेकिन बाजीराव द्वितीय ही है कि आप मराठा का पद, पेशवा का पद त्याग दीजिए। जब ये पद नहीं त्यागता है तो जानबूझकर इसके साथ युद्ध किया जाता है, जिस युद्ध को बोला जाता है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। स्वाभाविक बात है, युद्ध में तो बाजीराव द्वितीय को हारना ही है क्योंकि सहायक संधि हो चुकी है। इसके बाद 13 जून 1817 ईस्वी को पूना की संधि होती है। ठीक है, और पूना की संधि के द्वारा ये कह दिया, बाजीराव द्वितीय का निर्वसन कर दिया जाता है और इन्हें बिठूर नामक स्थान पर भेज दिया जाता है और ये अब अंग्रेज के पेंशन के मोहताज हो जाते हैं। अंग्रेज इसे पेंशन देते हैं और इसी पेंशन पे ये आगे जीवन यापन करते हैं। बाद में विवाद उठता है जब नाना साहेब, जो पेशवा के दत्तक पुत्र थे, उनका पेंशन अंग्रेज़ों ने बंद कर दिया, ये कहकर कि आप दत्तक पुत्र है, आप पेशवा के संतान नहीं है, आपको गोद लिया गया है, इसीलिए आपको पेंशन नहीं दिया जाएगा। और यही कारण होता है कि 1857 ईस्वी में नाना साहब अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ते हैं। तो इस तरह से हमने तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध देख लिया। ठीक है, अगले क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो आंग्ल सिख युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे। आप लोगों को यदि वीडियो पसंद आ रहा है और चीज़ों को यदि आप लोग समझ पा रहे हैं, जो आंग्ल मराठा युद्ध मैंने आप लोगों को समझाया, यदि आप उसे समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि हाँ वीडियो समझ में आ रहा है। धन्यवाद।